फाइनेंशियल ईयर 25-26 या 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आपकी टैक्स की क्या-क्या स्लैब्स हैं, उसमें आपको किस तरह के रिबेट्स अवेलेबल हैं, किस तरह के आपको डिडक्शन अवेलेबल हैं, सैलरी वालों के लिए, बिज़नेस वालों के लिए या कोई और आपकी अलग तरह की इनकम है, तो उस पर किस तरह से टैक्स लगेगा। स्पेशली अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी हैं, जैसे कुछ पैसा हाउसिंग प्रॉपर्टी बेच के कमाया है, शेयर बेच के कमाया है, म्यूचुअल फंड बेच के कमाया है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपको किस तरीके से आप किस टैक्स स्लैब में आएँगे और किस तरह से आप पे टैक्स लगेगा। तो ये सारी हम बात करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे एक एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा थोड़ा-सा कैलकुलेशन के साथ कि इस कैलकुलेशन किस तरह से होती है। तो आइए मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले आपको जो देखना है वो ये कि आपकी जो ओल्ड रिजीम जिसे बोलते हैं उसमें कोई चेंज नहीं है। ओल्ड रिजीम पिछले कई सालों से अब सेम हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इसको फेज़ आउट करके ख़त्म कर दिया जाए और अब भी बहुत कम लोग हैं जिनके लिए ये बेनिफिशियल है। तो इस पे मैं बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। जो उस पर टैक्स ऑफ रेट है वो आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर मैं नहीं जाने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि कितने अमाउंट तक टैक्स नहीं लगेगा उसमें चेंज हुआ है। तो ओल्ड रिजीम में कोई चेंज नहीं है, पहले भी 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब भी 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है। न्यू रिजीम में पहले 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब न्यू रिजीम में 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगता है। तो ये एक मेजर चेंज है, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं ध्यान रखना दोस्तों। 12 लाख में से कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आगे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँगा, उन पर फिर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? जैसे नीचे लिखा है रिलीफ नॉट अवेलेबल ऑन स्पेशल रेट इनकम लाइक कैपिटल गेन्स टैक्स। तो ये जो 12 लाख है उसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आता है, उससे बाहर रखा जाता है और वो कैसे टैक्स होता है वो आगे हम बात करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये है दोस्तों आपके न्यू रिजीम में आपकी जो रिवाइज रेट है और ये रेट एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए, जिसका असेसमेंट उसके अगले साल यानी कि 26-27 में होगा। ठीक है? तो पहले जो है वो क्या स्लैब्स थी और अभी स्लैब्स क्या है ये आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले 3 लाख तक टैक्स निल होता था, अब 4 लाख तक टैक्स निल है। तो 4 लाख से नीचे आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। पहले 3 से 7 आपको 5% देना पड़ता था, अब वो 4 से 8 है। अब कई लोग बोलेंगे कि अभी तो आपने बोला 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वो कैसे कैलकुलेशन होती है, थोड़ा-सा भी मेरे को आप ये स्लैब देखिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो 4 से 8 लाख तक आपको 5% देना पड़ेगा। पहले 7 से 10 आपको 10% देना पड़ता था, अब वो 8 से 12 यानी स्लैब जो है बढ़ा दी गई है, वहाँ पर आपको 10% देना है। पहले 10 से 12 लाख में आपको 15% देना होता था, अब 12 से 16 लाख की इनकम पर 15% देना। अब ये कैलकुलेट किस तरह से होता है, तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम 24 लाख से ऊपर है, तो आपके पहले 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, दूसरा 4 से 8 लाख यानी उसके ऊपर का जो 4 लाख है, उस पर 5% यानी 20,000 रुपए का टैक्स लगेगा। उसके ऊपर का जो 4 लाख है यानी 8 लाख से 12 लाख का उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा, यानी 4 लाख का 10% यानी 40,000। तो टोटल आपका हो गया यहाँ से यहाँ दोनों 20,000 और 40,000 जोड़ के 60,000। इसी तरह से अब ये 12 लाख से 14 लाख वाले पे आपको 15% टैक्स लगेगा। तो ये 15% जो है 4 लाख का हो गया आपका 60,000। तो 60,000 इधर और 60,000 इधर, तो पहले 16 लाख पर आपको 1,20,000 का टैक्स हो गया। अब इसी तरह से 16 से 20 का जो 4 लाख है उस पर आपको 20% टैक्स लगेगा, यानी 4 लाख पर 20% यानी 80,000 टैक्स। फिर इसी तरह से 20 से 24 लाख पर आपको 25% टैक्स लगेगा। पहले ये वाला स्लैब जो है वो नहीं होता था, 12 से 15 पे आपको 20 लगता था, वो 16 से 20 पे आपको 20 लगेगा। उसके बाद सीधा जो है वो 15 लाख से ऊपर 30% लग जाता था। अब वो उसके बीच में एक और स्लैब डाला गया है, 20 से 24 के बीच में 25% और 24 लाख से ऊपर जो है वो 30%। तो एक्चुअली हर स्लैब वालों को गवर्नमेंट ने काफ़ी बेनिफिट दिया है, यानी टैक्स स्लैब इंडिया में काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। अब ये तो सिर्फ स्लैब्स की बात है। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ें भी जो हैं और गवर्नमेंट ने आपके लिए चेंज की हैं कि जो माइनर का एनपीएस है उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन आप ध्यान रखें कि 50,000 ही है। फिर हाउसिंग प्रॉपर्टी पे पहले क्या होता था इस साल से पहले कि एक हाउसिंग प्रॉपर्टी मानी जाती थी कि इसमें आप खुद रह रहे हैं। अगर 2 हाउसिंग प्रॉपर्टी है, 2 घर हैं आपके,
तो दूसरे घर को यदि आपने रेंट पे दिया है तो उस पे जो रेंट आता था उस पे आप टैक्स भरते थे, या उसको रेंट पर नहीं भी दिया है तो भी दूसरे घर को ये माना जाता था कि आपने रेंट पे दिया है, दूसरा घर हो, तीसरा घर हो, चौथा घर हो, उसको रेंट पर माना जाता था और उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता था, चाहे वो रेंट पर नहीं गया हो तो भी। अब वो नंबर 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है, यानी पहला घर और दूसरा घर 2 आपके अपने माने जाएँगे। अगर आपने रेंट पे दिया है तो भरना पड़ेगा, लेकिन अगर रेंट पे नहीं दिया है तो दूसरे घर पर आपको टैक्स नहीं भरना है। मैं इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी का सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप रेंट पे देते हैं तो उससे जो आपको इनकम होती है उसका 30% अमाउंट डिडक्ट करके बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल बनता है। तो वो आपको अभी तीसरा घर या उसके बाद के घर, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ उन घर पर आपको देना है, पहले और दूसरे घर पर नहीं देना है। ये कुछ टीडीएस के डिडक्शंस हैं जिनका अमाउंट थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया है। फिर इसमें टीडीएस के प्रोविजंस में कुछ रिलीफ दी गई हैं। इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं ये मिस्टर एस के राठी की स्लाइड है, जो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। और थोड़ा-सा टीडीएस और टीसीएस में भी रिलीफ दी गई हैं, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि आपने कोई रिटर्न भरा है और उसमें कुछ गलती हो गई है, तो पिछले साल तक ये था कि आपको 2 साल मिलते थे उसको रिवाइज़ करने के लिए। अब वो 2 साल का पीरियड बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है, यानी आप अगले 4 साल तक अपने रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये रिवीजन आप सिर्फ़ तभी कर सकते हैं जब आपका टैक्स बढ़ रहा हो। यानी आप गवर्नमेंट को एडिशनल टैक्स दे रहे हों, तभी आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स कम हो रहा हो, तो आप रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हैं दोस्तों बेसिक से चेंजेस। अब हम समझते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, देखिए। तो अभी ये आपके लिए मैं थोड़ा-सा इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए जैसे अलग-अलग हेड होते हैं। पहला हेड जो है सैलरी, यानी जिन लोगों का सैलरी नौकरी पेशा है, मान लीजिए आपकी कोई बिज़नेस इनकम नहीं है, मान लीजिए आपकी कोई आप ट्रेडिंग-व्रेडिंग नहीं करते हैं, आपकी ज़्यादातर सिर्फ़ सैलरी है मान लीजिए 10 लाख रुपए की, ठीक है? और आपने पूरा जो इनकम है आपका, ये सैलरी वाला पूरा इनकम, सैलरी वालों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अगर आपकी सैलरी कम है, मान लीजिए पूरे साल में सिर्फ़ 40,000 ही आपकी सैलरी है, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन उतना ही मिलेगा जितना सैलरी है। लेकिन अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, लेट्स से कि आपकी सैलरी 10 लाख है, तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन मिलने के बाद आपका टोटल जो इनकम है, जिसमें आपका ये सारा इनकम और उसमें कैपिटल गेन्स भी जोड़कर, अगर दोनों मिलाकर 12 लाख से कम है, ये समझना, दोनों मिलाकर 12 लाख से कम है, तब आपका टैक्स जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है? लेकिन अगर यही चीज़ मान लीजिए 10 लाख 20 हज़ार अगर मैं कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ़ 20,000 एक्स्ट्रा सैलरी होने से साल की, ये अमाउंट जोड़ के आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ऊपर चली गई है, तो आप पर टैक्स की देनदारी बनती है। लेकिन क्या आपको टैक्स भरना है? उसके लिए एक स्पेशल रिलीफ है, जिसे मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं, इसकी मैं अभी आगे बात करूँगा। तो इफेक्टिवली आपको भरना है, मगर कितना भरना है, वो कम भरना होता है, वो कैसे डिसाइड होता है, वो भी मैं अभी आगे बात करता हूँ। तो पहली बात ये कि ये सारे टैक्स जोड़ के अगर 12 लाख से ऊपर है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, पहली बात तो ये। अगर पूरा 12 से कम है, जैसे 1195, तो आपका कोई टैक्स आपको नहीं देना है, सब टैक्स आपका ज़ीरो है। लेकिन उस केस में भी अगर इस पर जो टैक्स बन रहा है, अभी देखिए 12 लाख से कम है, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड जो आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड किए हैं और फिर उनको बेचा है, तो उस पर जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, उसमें से सवा लाख निकालने के बाद बाकी अमाउंट पर आपको 12.5 टैक्स भरना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 1,30,000 की इनकम हुई है, तो उसमें से आप यहाँ देखेंगे तो 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर जो अमाउंट है, उस पर आपको 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके ऊपर कितना अमाउंट है? 5,000, तो 5,000 पे 12.5% यानी आपको ₹625 इसका टैक्स भरना ही है। इसी तरह से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जैसे मान लीजिए कोई शेयर या म्यूचुअल फंड है, जो आपने खरीदे थे और 1 साल से पहले बेच दिए, उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। उस पर आपको 20% टैक्स लगता है और वो 20% टैक्स आपको भरना ही है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ है उसमें, तो उस पर 20% यानी आपको ₹4,000 भरना ही है, चाहे आपकी इनकम 12 लाख से कम है। ये आपको समझने की बात है। तो ये कैलकुलेशन में, टोटल इनकम की कैलकुलेशन में साथ में कैलकुलेट करते हैं कि 12 से कम हो, लेकिन इस पर टैक्स आपको फिर भी भरना पड़ेगा अलग से, ठीक है?
अब ये जो स्लैब की कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन इन पर लागू नहीं होती है, ये इस अमाउंट पर लागू होती है। ये जो बॉक्स है ये है C8। तो आप किसी भी कैलकुलेशन में देखेंगे कि ये देखो यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं कि C8 जो है वो कितना बड़ा कितना छोटा है। ये पहला B12 हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 12 लाख से कम है कि नहीं। 12 लाख से कम है तो 0, 12 लाख से ज़्यादा है तो ये आपका स्लैब बनता चला जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी टोटल जो है ये अमाउंट जो है कम आ रहा है 12 लाख से, तो सारा 0 है। अगर आप इसको मैं बढ़ा के मान लीजिए अगर मैं 11 लाख कर देता हूँ, ठीक है? तो 11 लाख मैंने कर दिया, तो आपका ये अमाउंट 12 से ऊपर चला गया, यानी आपको टैक्स भरना है। अब टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? ये जो अमाउंट है, उसमें से पहले 4 लाख पर 0, नेक्स्ट 4 लाख पर आपको यानी 4 से 8 लाख पर आपका 20,000 हो गया, फिर 8 से 12 पर 10% लगता है, तो ये आपका 12 पूरा नहीं हो रहा, तो आपका 8 से जितना अमाउंट है, उस पे आपका 10% लग गया। अगर इस स्लैब को आपने और बढ़ा दिया, मान लीजिए आपने इसको 12 कर दिया, तो ये पूरा 40 पे चला गया और आप 15% की स्लैब में आ गए। यहाँ पर 12 लाख से 12,45,000 पर आपको 15% टैक्स लग रहा है। मान लीजिए आपका स्लैब और बढ़ गया, यहाँ से आप 12 लाख की बजाय 20 लाख कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सारे स्लैब्स जो हैं वो बढ़ते चले गए हैं। अब आप 20 से 24 लाख वाले में आ गए, क्योंकि टोटल अमाउंट आपका 20 लाख हो गया है। तो 20 लाख तक आपका सारा फिक्स हो गया है और 20 लाख से 20,45,000 तक आपको 25% टैक्स 11,500। लेकिन आपकी और भी ज़्यादा मान लीजिए सैलरी आ जाती है, आप 25 लाख के स्लैब में चले गए, तो आपको 24 के ऊपर 30% टैक्स भरना है। तो 24 लाख तक आपका ये सारा जो टैक्स है वो 3 लाख का टैक्स आपका एग्जैक्ट 24 लाख पे बनता है और 24 लाख के ऊपर 1,45,000 पर आपको 30% भरना पड़ा, तो ये ठीक है। तो ये टैक्स कैलकुलेशन जो है इससे आती है। ये प्रॉफिट और इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो आपकी जो है ये इसका पूरा टोटल हो गया। अब ये जो कैलकुलेशन है ये है कि आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 1,25,000 पर कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स भरना है। तो ये आपका 5,000 पे 625 रुपए बन गया। ये दूसरा जो है इस पर आपको जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप 30,000 कर देंगे तो आपका ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो ये जो है शॉर्ट टर्म आपको 20% भरना पड़ता है। तो ये सारा जोड़ के आपका टोटल टैक्स हो गया। अब इस पे आपको एडिशनल इस टैक्स अमाउंट पर आपको एडिशनल 4%, ये जो टैक्स है पूरे पे नहीं, ये ध्यान रखना ये आपके पूरे अमाउंट पर नहीं होता है। टैक्स जितना बन रहा है उसके ऊपर आपको 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस देना है। ये काफी सालों से चला आ रहा है और ये देना ही होता है। फिर ये सरचार्ज होता है। ये सरचार्ज अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है। 50 लाख तक की टोटल इनकम, और 50 लाख मतलब यहाँ वाला 50 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आप पर एडिशनल यानी इन दोनों का जो सम है उसके ऊपर आपको 10% एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ता है यहाँ पे। तो इसका इसका फॉर्मूला मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। तो अगर 50 लाख से कम आपकी टोटल इनकम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो आपको एडिशनल 10% भरना है। 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो आपको 15% भरना है। और 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो आपको एक्स्ट्रा 25% टैक्स भरना है। वो 25% टोटल इनकम का नहीं होता। ये आपका जो टैक्स है जो कि इस केस में 3,64,000 रुपए के लगभग है, उसका 25% भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा भी देता हूँ। मान लीजिए इसमें मैंने एक और 0 लगा दिया, ठीक है? तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये सरचार्ज बन गया है, क्योंकि ये जो आपका टोटल आप टैक्स भर रहे हैं वो लगभग हो गया है 74 लाख के आसपास, और उस पर आपको लगभग 18.5 लाख एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ रहा है, क्योंकि आप बहुत हायर स्लैब इनकम में आते हैं जो कि 2.5 करोड़ की इनकम स्लैब है। तो ये सबके लिए वैलिड नहीं है। नॉर्मली आपके केस में जो है वो हो सकता है कि शायद ये 0 ही रहे। तो 50 लाख से कम सैलरी है तो ये 0 रहेगा। तो ये जो है ये आपका टैक्स कैलकुलेशन का मेथड है। अब हम समझते हैं कि मार्जिनल रिलीफ क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपका केस ऐसा हो सकता है कि अगर मैं यहाँ 10 लाख करता हूँ तो आपका केस है, देखिए कि आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर चलेगी, पर आपको टैक्स कितना भरना पड़ रहा है? 45,000, क्योंकि 12 लाख से ऊपर जो है वो टैक्स आपका इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ ये दिया है कि भाई ऐसा तो ठीक नहीं है कि 12 लाख वाला 0 टैक्स भर रहा है और 12 लाख से 5,000 भी इनकम ऊपर बढ़ गई तो आपको 45,000 टैक्स भरना पड़ेगा, राइट? तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, आप 45 नहीं भरो, जितना आपका 12 लाख से ऊपर है आप उतना टैक्स भरो। तो आपको कितना रिलीफ मिल जाता है? तो इसका फॉर्मूला ये है सिंपल, कि आपका टोटल टैक्स कितना बन रहा है
और 12 लाख से कितना ऊपर अमाउंट जा रहा है, उनमें से जो छोटा अमाउंट है वो आपको भरना है। तो आप देखेंगे 5,000 आपको भरना है, यानी आपको दिखा इतना रहा है, 5,000 आपको भरना है, तो ये आपका जो है डिडक्शन हो गया। अब इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल में थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, मान लो इसमें मैं 10,000 रुपये और ऐड कर देता हूँ, ठीक है? तो अब आप देखेंगे कि 12-15 हो गया आपका टोटल, यहाँ पे आपको 45,500 दिखाई दे रहा है, लेकिन भरना आपको कितना है? क्योंकि 12 से ऊपर 15 गया है, तो आपको जो है 15 भरना है, 30,500 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से 50 कर देता हूँ, तो आपका 12,55 चला गया। 12,55 पे आपका टोटल टैक्स जो बन रहा है 49,500 बन रहा है, यानी 49,500, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको जितना टैक्स बन रहा है वो आपकी टोटल अमाउंट से कम है। तो या तो आपको वो यहाँ 55,000 भरना पड़ता है, यहाँ आपको जो है वो 49,500 भरना पड़ रहा है। तो यहाँ आप इससे बाहर निकल गए, तो आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अंदर रहेंगे, यहाँ मैंने ये 40 किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो है 12 लाख से 45,000 ऊपर है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जोड़ जो है वो 48,500 है। तो आपको ये 45,000 भरना है, मतलब आपको 3,500 का रिलीफ मिलेगा। तो 12 लाख से लेकर एक ऊपर लेवल तक आप कितना भी कमाएँगे, ये लगभग 12 लाख से लेकर 12,50,000 60,000 के आसपास, तो आपको 12 लाख ही हाथ में आएगा, उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये मोटा-मोटा जो है ये मार्जिनल रिलीफ का सार है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपकी इनकम अगर 12 लाख से अंदर है तो इश्यू नहीं है, लेकिन 12 लाख से थोड़ी बाहर अगर निकली है, तो आपको इतना टैक्स नहीं भरना है। आपको सिर्फ़ जो 12 लाख से ऊपर का अमाउंट है वो टैक्स भरना है, बाकी का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। तो ये है दोस्तों कॉन्सेप्ट। जो लोग थोड़ा घबरा रहे थे कि भई मेरी सैलरी और सारा मिला के अगर 12 लाख है तो टैक्स फ्री है। 12 से 12 लाख 5,000 होते ही इतना सारा टैक्स भरना पड़ेगा, तो नहीं। जितना ऊपर है वही अमाउंट आपको भरना है, जब तक कि आप उस पूरे स्लैब से ऊपर नहीं निकल जाते हैं। तो ये है दोस्तों आप लोगों के लिए सारे स्लैब्स, और सोच समझकर अपना पूरा टैक्स कैलकुलेशन कर कर ध्यान रखना। इनकम में सारी इनकम आ जाती है आपकी, चाहे बिजनेस इनकम हो, आपकी रेंट से इनकम हो, आपकी सैलरी इनकम हो, आपकी एफडी हो, आपके सेविंग जो खाता है जिसको हम बचत खाता बोलते हैं, उसकी सारी इनकम मिलाकर आपको देखना है कि क्या वो 12 लाख से ऊपर है। उसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी सारा मिला के अगर 12 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं भरना है। 12 से ऊपर है तो मैंने आपको स्लैब बता दिए हैं, मार्जिनल रिलीफ आपको बता दी है। आप उस हिसाब से अपनी टैक्स कैलकुलेशन कर कर भर सकते हैं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक चैनल को थम्स अप देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।